हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का जीएस संगम के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो साथियों, इसी क्रम में आज दूसरा प्रैक्टिस क्लास है। तो चलिए साथियों, जल्दी जल्दी हम अपनी सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो साथियों, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। पहले क्वेश्चन में साथियों कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो अनुच्छेद 108 होगा। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की क्या कही गई है, बात कही गई है साथियों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो अनुच्छेद 108 होगा। अगला प्रश्न है साथी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर और किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया। तो इसका जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से आप बताएंगे। स्वर्ण सिंह समिति अनुच्छेद 51 ए, या बलवंत राय मेहता समिति अनुच्छेद 51 ए, या स्वर्ण सिंह समिति अनुच्छेद 44, या कोठारी आयोग अनुच्छेद 51। तो साथियों, अनुच्छेद 51 ए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था साथियों, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है जो पंचायतों के चुनाव का संचालन करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है जो पंचायतों के चुनाव आयोग का क्या करता है, संचालन करता है साथियों। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। और साथियों, यहीं अगर हम बात कर लेते हैं 243 आई, तो साथियों 243 आई ये किससे संबंधित है, तो साथियों ये वित्त आयोग से संबंधित है ना। वित्त आयोग से इसका संबंध किससे है साथियों, वित्त आयोग से। चौथा प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो साथियों, अनुच्छेद 161 के तहत क्या है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की क्या है, शक्ति प्राप्त है साथियों। राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है जो मुख्य रूप से नल्ला मलाई पहाड़ियों में फैला हुआ है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वह नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व होगा, जो 3727 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छठवां प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है और अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है और अपने बीहड़ों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब चंबल नदी होगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 7, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है और यह किसे समर्पित है। तो साथियों, तृतीय मंडल में इसका उल्लेख मिलता है और यह सवित्र अर्थात सूर्य को समर्पित है, और सूर्य को समर्पित विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र भी है, ठीक है ना। अगला 8वां प्रश्न है, 1793 में ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, जिसने जमींदारों को भूमि का पूर्ण स्वामी बना दिया। तो स्वामी बना दिया गया। तो भूमि के स्वामी की बात कर रहा है, तो यह बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली प्रारंभ की गई थी, तो साथियों यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी साथियों। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 की योजना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा बनाई गई थी। तो साथी, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA द्वारा यह योजना बनाई गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह इत्यादि जैसे अभियुक्त का नाम आया। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ को आजीवन कारावास, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, चंद्रशेखर आजाद जो कि पकड़े नहीं गए थे साथियों। और अगला प्रश्न है 10, जब भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, इसका सीधा सीधा प्रभाव यही पड़ता है कि बैंकों के ऋण देने की क्षमता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि बैंकों के पास कैश रिजर्व रेशियो की कमी आ जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST का दोहरा मॉडल किस देश के कर मॉडल पर आधारित है। तो साथियों, कनाडा के कर मॉडल पर आधारित है। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किस समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय MPCE को आधार बनाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो साथियों, इसका सही जवाब जो होगा, MPCE आधारित गरीबी आकलन के लिए तेंदुलकर समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था साथियों। 13वां प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था जिसे 1991 में CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया था। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वह परम 8000 होगा, जिसे पुणे में 1991 में विजय भटनागर के नेतृत्व में डिजाइन किया गया था साथियों। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे। तो साथियों, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने ICS की परीक्षा 1800 के
63 में पास किया था। ठीक है ना साथियों। 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अपना परचम लहराया था साथियों। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुनार बलुआ पत्थर जीआई टैग प्राप्त है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह मिर्जापुर होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस अध्याय में फरार अपराधियों के बारे में प्रावधान किए गए हैं? तो साथी ये अध्याय 20 जो है वह फरार अपराधियों के बारे में प्रावधान करता है। साथ ही अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय कहाँ है? तो साथियों इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय है एमनेस्टी इंटरनेशनल का वह लंदन में स्थित है। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना मुख्य रूप से 1984 में किस ऑपरेशन के बाद की गई? तो साथियों ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसका क्या होता है, स्थापना की गई थी एनएसजी की। ठीक है ना। 19वां प्रश्न है साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस भारत की अटारी से पाकिस्तान के किस स्टेशन तक जाती थी? तो साथी यह लाहौर स्टेशन तक जाती थी। 20वां प्रश्न है, नए आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस द्वारा अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो साथी ई साक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई साक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया है। अगला 21वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथ ही 2 वर्ष का होता है। 22वां प्रश्न है, 8 नवंबर 2016 को जब विमुद्रीकरण हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो साथी उर्जित आर पटेल थे। ठीक है ना। 23वां प्रश्न, तकनीकी दिग्गज कंपनी सैमसंग के गृह देश दक्षिण कोरिया की मुद्रा साथ ही बात कही गई है तो वान होगा। और साथ ही यहीं एन की मुद्रा के एन अगर बात करें तो एन जापान की मुद्रा है। युआन की बात करें तो साथी युआन चीन की मुद्रा, रेनमिनबी का एक हिस्सा है। और रिंगिट साथी हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि मलेशिया का क्या है, मुद्रा है। साथियों 24वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 25वां प्रश्न है साथी, 25वां प्रश्न में कहा जा रहा है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो अक्सर महामारियों के दौरान में चर्चा में रहता है कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है। 26वां प्रश्न है साथियों, युवाओं को प्रेरित करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं? तो साथी एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है साथियों 27 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे घर, पता, फ़ोन नंबर को दुर्भावनापूर्ण इरादे से सार्वजनिक करने की तकनीकी को भाषा में क्या कहते हैं? तो साथियों इसे डॉक्सिंग के नाम से जाना जाता है। 28वां प्रश्न है साथियों, सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक अब मेटा ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो साथियों 2014 में इसने व्हाट्सएप का क्या किया था, अधिग्रहण लिया था। ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न है साथियों, 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वालों पर मुख्य रूप से शस्त्र अधिनियम 1959 आर्म्स एक्ट की किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है? तो साथियों पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वालों पर मुख्य रूप से शस्त्र अधिनियम 1959 आर्म्स एक्ट की किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों धारा 25 के तहत इस पर क्या किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। 30वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजस्व मामलों रेवेन्यू केसेस का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो साथियों राजस्व परिषद इसका सही जवाब होगा। साथियों 31वां प्रश्न है, भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी रा जिसे आप R&AW के नाम से जानते हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों वर्ष 1968 में रा की स्थापना की गई थी। 32वां प्रश्न है साथियों, रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जिसे कीटम झील के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथी जल्दी से बताएंगे, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य यह साथी आगरा जिले में स्थित है। 33वां प्रश्न है, मेमो का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट मेमो का क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। 34वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया पुस्तक दोस्तों 34वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया पहल के तहत किस टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन का स्थानीय रूप से निर्माण करने की योजना है? तो साथियों क्यूडेंगा टैग 003 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न है साथियों, 15 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए समर्पित अदालतें स्थापित करने का तत्काल निर्देश दिया था? तो साथी बाल यौन शोषण से निपटने के लिए समर्पित अदालतें स्थापित करने का तत्काल निर्देश दिया गया था।
ठीक है ना साथियों। 36वां प्रश्न है, डेलायट के अनुसार 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं में एआई में से भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी। तो साथियों 25 से 30 बिलियन की वृद्धि देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। 37वां प्रश्न है साथियों, 37वां प्रश्न कहा जा रहा है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो साथियों इस्लाम धर्म हो जाएगा। 38वां प्रश्न है साथियों, 38वें प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने सबसे पहले हिंदी धुनों में रॉक एंड रोल पेश किया था। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन संख्या डी दिया ही नहीं है, ऑप्शन संख्या डी राहुल देव वर्मन जिसे आप शॉर्ट में आरडी वर्मन के नाम से जानते हो, राहुल देव वर्मन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि यहीं पर यूपीपी स्पेशल टॉपिक्स के जो पीडीएफ हैं वो उपलब्ध हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्यूआर को स्कैन करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में कल की प्रैक्टिस सेट में आप सभी जुड़ना ना भूलें। और अगर आप साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों।